और कोई नहीं आया तुषार? पता नहीं सर, अभी करा था मैसेज। चलो तब तक इसमें जो मैं चेंजेस कर रहा था वो कर लेता हूँ। ठीक है सर। इतने औरों को पिंग कर दे। कंट्रोल एफ। ओके। एक दो भी आएगा तो अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। तब तक मैं ये क्यूआर कोड इंसर्ट कर देता हूँ इसमें। पाँच सात क्लास में मेरे को लग रहा है सिलेबस अपना हो जाएगा पूरा। यस सर। सर पेपर ऑनलाइन होंगे? हैं? पेपर सर ऑनलाइन होंगे? पेपर ना ऑफलाइन होंगे, 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे शायद। 1 जुलाई, ठीक है सर। आया क्या और कोई? सर 2 बच्चे हो गए। हैं? सर अमित आएगा, अमित। अमित आ गया। चलो 2 1 मिनट में। बाकी तो है गए। ले भाई, करें शुरू फिर। जी सर। तो कल हम यस सर। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी और एक्टिविटीज हैं। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की हम कल बात कर रहे थे। इसमें हम बात कर रहे थे कि नई जो एनालिटिकल लैब्स हैं उनको सपोर्ट करने में, और साथ में जो भी टेस्टिंग लैब है, एनालिटिकल लैब हैं, पुरानियों को अपग्रेड करने में, और फूड के नए स्टैंडर्ड जो बनाने हैं या ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड हैं
उनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हार्मोनाइजेशन करना। तो ये सारी इसकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की। प्रमोशन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए फूड इंडस्ट्रीज को या लैब्स को या फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज हैं, तो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, ट्रेड फेयर्स लगाते हैं, फूड फेयर वगैरह। आप लोग जैसे आहार विजिट करके आए थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ही उसको स्पॉन्सर करती हैं और फैसिलिटेट करती हैं। तो इसके अलावा कोई सर्वे या कोई स्टडी करनी है या कोई रिपोर्ट पब्लिश करनी है, कोई वाइट पेपर लेके आना है, कोई और इससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट तैयार करनी है, फिल्म्स तैयार करनी है, तो ये सारे काम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के हैं। रेगुलेटरी में, रेगुलेटरी का मतलब एक समझ लो कि रेगुलेशंस को लागू करने वाली एजेंसी। तो पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर, एमएफपीआई के अंडर एफपीओ होता था। तो एफपीओ लाइसेंस देना, उनके एक्टिविटीज को, इंडस्ट्रीज की एक्टिविटीज को चेक करना, ये सारा काम था। लेकिन एफएसएस एक्ट 2006 आने के बाद जितनी भी रेगुलेटरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सारी अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के पास है। एंड स्टैंडर्ड्स नाम पूरा लिखना होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। और इसका जो कंट्रोल है एफएसएसएआई का, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज अलग अलग हैं। तो अब जो रेगुलेटरी वाला सारा पोर्शन है, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के रेगुलेटरी तो सेल्फ रेगुलेशन है कि ये मिनिस्ट्री कैसे चले, बस उसको देखती है। इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी ये देखेगा अपना एफएसएसएआई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। और इस मिनिस्ट्री से जो लिंक्ड है चीजें वो यही है कि आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग की है, चाहे ग्रेन मिलिंग की है, डेयरी प्रोडक्ट है, पोल्ट्री, एग, मीट, फिश है, ब्रेड है, ऑयल सीड है, मील्स हैं, एडिबल मील्स, ब्रेकफास्ट फूड, माल्ट एक्सट्रैक्ट, जो भी फूड इंडस्ट्री है, बियर, चाहे नॉन अल्कोहलिक बियर है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इनको इंडस्ट्रीज को सेट करने से लेके चलाने वाला। अब अल्कोहलिक ड्रिंक्स या बियर के मामले में जितना भी अल्कोहलिक मटेरियल है इंडिया, अल्कोहलिक जो भी बेवरेजेस है इंडिया के अंदर, इनकी सेल जो है वो सारी एक्साइज के अंडर आती है। तो उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट है। तो जब बन के बाहर जाती है फैक्ट्री से, तो उसका सारा हिसाब किताब एक्साइज डिपार्टमेंट देखता है। लेकिन प्रोडक्शन के लिए, नई इंडस्ट्री लगाने के लिए जो मदद देने का काम है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करती है। ऐसे एरेटेड वाटर हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, या और किसी तरह का भी कोई प्रोसेस फूड है, कोई स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग है, या किसी भी तरीके की किसी को इंडस्ट्री लगानी है, कोई फूड प्रोसेसिंग, उसको मदद चाहिए, टेक्निकल मदद चाहिए या उसको सलाह चाहिए, ये सारे काम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री कॉमर्स है, हेल्थ है, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उनके साथ लग के कोई नोडल एजेंसी बना के ये अपनी प्रमोशन का काम करते रहते हैं। तो कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं। जैसे अपीडा है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनके एक्सपोर्ट में मदद करने वाली एजेंसी है एपीडा। एमपीडा में मरीन प्रोडक्ट्स आ जाता है। तो एक्सपोर्ट में मदद करने वाली एजेंसी है। तो कई कहते हैं ना कि मेरे को बाहर सामान भेजना है, तो ये वो एजेंसीज हैं जो मदद कर सकती हैं। स्पेशल कई बोर्ड बने हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर, जैसे कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड है, कैश्यू बोर्ड है। तो ये स्पेसिफिक इन क्रॉप्स के लिए है, कॉफी पे, टी पे, कैश्यू पे काम करेंगे। ऐसे ही नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, चाहे वो किसी भी फील्ड की रिसर्च हो, फूड की है, एग्रीकल्चर की है, उन सभी पे ये प्रोजेक्ट लेते हैं और काम करते हैं, इनसे मदद मिल सकती है। किसी को मिल्क से रिलेटेड कोई कोऑपरेटिव अपनी एजेंसी बनानी है, या जिस तरह आजकल ये फार्मर्स की कोऑपरेटिव या फार्मर डेवलपमेंट कंपनीज बनती हैं, तो उन सब में ये कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, या मिल्क की कोऑपरेटिव बनाने में ये कॉर्पोरेशन मदद करते हैं। ऐसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, एनएचबी, जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आपकी, चाहे वो फ्रूट हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो इवन आपके फ्लावर्स हैं, उन सभी में आपकी ग्रांट देना, सब्सिडी देना, इन सभी में ये एनएचबी काम करता है। तो इस तरीके से मिनिस्ट्री इन सभी एजेंसीज, बोर्ड्स, दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलके
मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने का काम करता है। अपनी जो नेक्स्ट एजेंसी है उसको बोलते हैं आईएसओ। आईएसओ बेसिकली ये आईएसओ नहीं है, आईएसओ बोलते हैं। आईएसओ मींस इक्वल। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है या इसका नाम है। ये बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या एक फेडरेशन है। जितनी भी नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, जैसे इंडिया के अंदर BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये हमारी नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। तो इनके थ्रू अपनी अपनी नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी के थ्रू 140 देश उन्होंने मिलकर ये आईएसओ बनाया है। तो हर एक कंट्री से एक इसकी मेंबर होता है। तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1947 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका काम क्या है, मिशन क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन या उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं किसी भी फील्ड की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोटर है, एग्रीकल्चर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी मशीन्स हैं, टूल्स हैं, उनके स्टैंडर्ड डेवलप करना, ये है काम आईएसओ का बेसिकली। अब डिफरेंट वर्टिकल्स हैं हर एक इंडस्ट्री के लिए, ये इनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। साथ में कुछ इनके जेनरिक स्टैंडर्ड हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, चाहे कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है। तो उन सभी को स्टैंडर्डाइज करने का क्या फायदा होता है कि पूरे जिन्होंने भी ये स्टैंडर्ड्स लिए होते हैं, या जो आईएसओ कंप्लाइड इंडस्ट्री होती है, या कोई भी आईएसओ कंप्लाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली सही ढंग से, एक ही ढंग से स्टैंडर्ड तरीके से काम करती हैं। तो उनको आपस में फिर कंपेयर किया जा सकता है। या जिसका आपको पता हो कि उसने आईएसओ ले रखा है, तो आपको ये विश्वास होता है कि इस कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट बनाया होगा वो अच्छा बनेगा, क्योंकि इन्होंने आईएसओ अप्लाई कर रखा है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर काम करते हैं, तो उसकी जो आउटपुट है वो भी स्टैंडर्ड रहती है। तो बेसिकली इसके जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो सभी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं या जो कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स होते हैं, उन सब के आपस में एग्रीमेंट से तैयार होते हैं और उनको पब्लिश किया जाता है। अब जब पब्लिश हो गया तो वो स्टैंडर्ड जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी उसको अपनाते हैं, ताकि इंटरनेशनली वो ट्रेड अच्छी तरह से कर सकें। आईएसओ का जो नाम है, मैंने बताया कि ये एक्रोनिम नहीं है इसका। आईएसओ मींस इक्वल, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से आइसो से लिया हुआ है, जिसका मतलब इक्वल है। तो किसी भी चीज के आगे आइसो लगा देते हैं तो उसका मतलब बराबर, इक्वल हो जाता है। जैसे आइसोमेट्रिक यानी बराबर डिस्टेंस वाले, आइसोनॉमी लॉ के अंदर इक्वालिटी। तो इक्वल का मतलब है कि सारी चीजें बराबर हैं, यानी सभी बराबर हैं, तो यानी सभी स्टैंडर्ड हैं, उस स्टैंडर्ड से मैच करने वाले हैं सभी चीजें। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जिसने भी आईएसओ ले रखा है, हम ये मानते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे स्टैंडर्ड तरीके से काम कर रही है। तो वो जो स्टैंडर्ड तरीका है वो अच्छा माना जाता है। तो ये नीचे यही दिखा रखा है कि अगर आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नाम रखते तो उसका फ्रेंच में कुछ और नाम होता, किसी और लैंग्वेज में कुछ और होता। तो आईएसओ इन्होंने लिया है, आईएसओ मींस इक्वल। कब शुरू हुआ? तो इसकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो धीरे धीरे डेवलप होता है। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज तो ठीक आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है? हाँ जी। बीच में किसी का शायद ये माइक्रोफोन ऑन हुआ था। चलो, तो इसकी जो शुरुआत थी पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन से थी पहले, यानी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन था, वो धीरे धीरे डेवलप होते होते लास्ट में आईएसओ बना। तो 1906 में एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईईसी बनाया गया। इसका काम बेसिकली यही था कि नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन है जो इंटरनेशनली अलग अलग देशों की, उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। आगे इसकी जो काम चलते रहे, तो 1926 में इसका नाम चेंज हो गया। उसके बाद जो इसमें काम होता था बेसिकली वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ज्यादा होता था। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण इसकी आईएसए की एक्टिविटी रुक गई। फिर 1946 में एक मीटिंग हुई लंदन के अंदर, 25 देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसका मकसद इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन
और साथ में जितने भी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूनिफाई करें, उनको एक जैसा बनाएं। तो 25 देशों ने मिलकर यह तय किया था। उसके बाद 23 फरवरी 1947 को आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन बना। तो इसका जो पहला स्टैंडर्ड था वो 4 साल बाद पब्लिश हुआ 1951 में, और ये स्टैंडर्ड रेफरेंस टेम्परेचर फॉर इंडस्ट्रियल लेंथ मेजरमेंट था। तो आईएसओ फूड से रिलेटेड नहीं है, ये जेनरिक है, सभी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड इसके अंदर काम होता है। आईएसओ बनाता कौन है या आईएसओ में कौन है, ये चीज समझने के लिए ये समझो कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं उसकी 3 कैटेगरी होती हैं। जो मेंबर बॉडी है आईएसओ की वो नेशनल बॉडी होती है, और हर एक कंट्री की जो स्टैंडर्ड्स बनाने वाली एजेंसी है वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है आईएसओ के अंदर। तो हर एक कंट्री से सिर्फ एक बॉडी हो सकती है जो आईएसओ की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेगी या आईएसओ में अपने देश को रिप्रेजेंट करेगी। अब मेंबर बॉडी की जिम्मेवारी क्या है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनकी कंट्री में, उनको कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, किसी भी नई चीज का कुछ भी वो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं या कोई टूल तैयार कर रहे हैं, तो वो जो मेंबर बॉडी है, जिस तरह अपने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, वो आईएसओ को इन्फॉर्म करेगी कि भाई हमारी इस तरह से ये इंटरेस्ट है, ये कंपनी है और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना चाहती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो कि हमारे जो क्रेडिट कार्ड हैं उनकी जो लेंथ है, विड्थ है और जो उनका एक पूरा स्ट्रक्चर है वो सारा स्टैंडर्डाइज है कि सभी की पट्टी एक जगह होगी। उसमें अगर जो वायरलेस कार्ड रीडर है उसकी चिप का साइज क्या होगा, तो ये सारी चीजें। इसी तरह से सिम कार्ड है, इसके अंदर भी ये सारी चीजें स्टैंडर्ड है। यूएसबी पोर्ट है, तो फूड में भी जिस तरह पैकेजिंग है आपकी 200 ग्राम 300 ग्राम, वो ग्राम के अंदर आता है ना कि पाउंड के अंदर। अगर पाउंड में भी है तो उसको ग्राम के अंदर भी लिखा मिलेगा। तो ऐसी कुछ जो स्टैंडर्ड बातें हैं वो सारी आईएसओ के थ्रू जिस भी कंट्री का जो कंसर्न है वो आईएसओ में लेके जाता है, और आईएसओ उस हिसाब से ही कोई नया स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, मॉडिफाई करने की जरूरत है तो वो करता है। तो हर एक कंट्री का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, ये तो है नहीं कि भाई मेरा जो इंटरेस्ट है दूसरा भी उसमें मान जाए, तो फिर उसमें आपस में निगोशिएशन होती है कि भाई ये मिनिमम स्टैंडर्ड है जिस पे हम सभी एग्री करते हैं और इसके बेस पे हमारा व्यापार होगा। फिर किसी भी कंट्री को अगर आईएसओ को के स्टैंडर्ड अपनाने हैं या कुछ भी काम करने हैं और आईएसओ की मदद लेनी है, तो उसके लिए कुछ पैसा उनको आईएसओ जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है उनको देना पड़ता है, पेमेंट फी की तौर पे या मेंबरशिप ड्यूज के तौर पे। तो इससे आईएसओ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो चलती हैं। जो भी इसकी मेंबर बॉडीज हैं उनके ऊपर उनके पास फुल वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स की कहाँ जरूरत पड़ती है? मान लो कोई नया इशू आया है और उस इशू में कुछ कंट्रीज इंटरेस्टेड है, कुछ नहीं है, तो अगर उस इशू को एक्सेप्ट करना है और आपको लगता है कि आपके काम का है, तो और उस पर अगर कंसेंसस नहीं बन पाता है, सभी की एक राय नहीं बन पाती, तो फिर वहां वोटिंग की जाती है और वोटिंग के बेस पे फिर डिसीजन लिया जाता है। जो मेजोरिटी चाहती है फिर वैसा डिसीजन होता है, तो उसमें वोटिंग की जरूरत पड़ती है। तो उसमें जो मेंबर बॉडी है वो वोटिंग, तो ये तो हो गया फुल मेंबर के लिए। इसके अलावा इसने कहा था कि 2 मेंबर और होते हैं। दूसरी मेंबर टाइप है क्रॉसपोंडेंट मेंबर। ये बेसिकली उन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो जिनके पास अपने खुद के फुल्ली डेवलप्ड नेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं होते या अपनी एक्टिविटी नहीं होती। तो क्रॉसपोंडेंट मेंबर कंट्रीज क्या करते हैं, वो कोई भी टेक्निकल या पॉलिसी डेवलपमेंट काम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन आईएसओ के जितने भी स्टैंडर्ड बनते हैं, जो भी काम चलता है उसके बारे में उनको कम्युनिकेट किया जाता है, सारे कामों के बारे में। तो वो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी स्टैंडर्ड को लेने की, जानने की एक्टिविटीज क्या चल रही हैं, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंट मेंबर कर सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते। तो इस तरह से इनके पास इंफॉर्मेशन सारी होती है लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो इनकी फीस भी थोड़ी सी कम होती है। फिर तीसरी कैटेगरी जो है वो सब्सक्राइबर मेंबरशिप है। इसके अंदर भी जिन देशों की बहुत छोटी इकोनॉमी है, कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी 1 लाख 2 लाख 10 लाख तक की आबादी है, वो इतना पैसा नहीं भर सकते जो आईएसओ की एक्टिविटीज के लिए चाहिए। तो उनको रिड्यूस मेंबरशिप फीस पे जितने भी
स्टैंडर्ड्स हैं वो मिल जाते हैं और इनके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के साथ, लेकिन इनकी मीटिंग्स में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। दूसरा, इनके जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन प्रोसीजर है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और वोटिंग तो कर ही नहीं सकते। अब स्टैंडर्ड्स क्या चीज होती हैं, हम स्टैंडर्ड्स का बहुत पहले से जिक्र करते आ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट्स। डॉक्यूमेंटेड यानी कागज पे लिखे हुए हैं, और एग्रीमेंट है किस चीज का समझौता है कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उन डॉक्यूमेंट्स में, या कोई भी प्रिसाइज क्राइटेरिया है जो किसी रूल, गाइडलाइन या डेफिनेशन किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की या किसी मटेरियल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, सर्विस के बारे में, ऐसी उसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं जिससे कि वो जो मटेरियल है जिस काम के लिए इस्तेमाल होना उसके लिए वो फिट हो जाए। इसका एग्जांपल समझो, मान लो मैंने नट बोल्ट बनाने हैं। अब नट बोल्ट के अंदर सारी चीज डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए कि नट का नंबर क्या है, उसके अंदर कितने थ्रेड्स होंगे, कितनी लेंथ होगी, किस मटेरियल का बना होगा। तो ये सारी चीजें जब उसमें स्टैंडर्ड होंगी तो उसके ऊपर चाबी पाना कितने नंबर का लगेगा, तो ये सारी चीजें या जो भी उसकी टेक्निकल लैंग्वेज है वो कंप्लीट होगी। तो वो फिर आईएसओ में जाने के बाद आईएसओ उसको पर्टिकुलर एक नंबर देगा और उस नंबर पे वो नट बोल्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज अवेलेबल होगा सभी जगह। और चाहे वो किसी भी कंट्री में बने, अगर उस नंबर का नट है तो इसका मतलब वो जो स्पेसिफिकेशन है उन सभी स्पेसिफिकेशन के ऊपर वो खरा उतरता है। क्रेडिट कार्ड का मैं यही एग्जांपल दे रहा था कि इसमें थिकनेस जो है 0.76 mm, तो ये पूरे वर्ल्ड ओवर इतनी ही थिकनेस रहती है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो आईएस जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इनका मेन मकसद यही है कि लाइफ सिंपल बने और रिलायबल और इफेक्टिव आपके पास गुड या सर्विसेज आप यूज करो, ताकि चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे आप यूएस में, चाहे आप अफ्रीका में हैं, आपको सेम प्रोडक्ट और सेम सेटिस्फेक्शन दे। क्यों जरूरत है? क्योंकि आज के दिन बिजनेस जो है ग्लोबल है। अब एक चीज एक देश के अंदर सही ढंग से चल रही है तो वही चीज उसी डायमेंशन की या उसी टेक्निकल डिटेल की अगर दूसरी कंट्री में अवेलेबल होगी तो यहाँ से बंदा वहाँ इजीली अपने जो इक्विपमेंट है उनको ऑपरेट कर पाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, कोई भी टेक्निकल बैरियर नहीं आए इसका ध्यान रखना, ये तभी हो सकता है जब सारे देश एक ही स्टैंडर्ड को अपनाएं। तो इसलिए आईएसओ जरूरी है और ये स्टैंडर्ड्स की बात करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करता है। तो हर एक फील्ड में है, चाहे वो कम्युनिकेशन का फील्ड है, टेक्सटाइल का है, पैकेजिंग का है, फूड का है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का है, एनर्जी प्रोडक्शन का, यूटिलाइजेशन का है, तो जितने भी फील्ड हैं तो ये पूरे ग्लोबली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आईएसओ के थ्रू क्यों कामयाब हैं या इनकी क्यों जरूरत है। एक तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो जिन्होंने अपना जो WTO साइन कर रखा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उससे क्या है कि वो आपस में व्यापार जिन्होंने भी WTO साइन कर रखा है तो वो कोई खाम खा की बंदिशें नहीं लगा सकते, आपस में व्यापार करना उनका आसान है। तो उनके अगर कोई टेक्निकल बैरियर आते हैं तो उन टेक्निकल बैरियर को भी आईएसओ स्टैंडर्ड्स के, आईएस स्टैंडर्ड्स के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू दूर किया जा सकता है। दूसरा, अब मान लो यूएसबी की बात कर लें तो यूएसबी, माइक्रो यूएसबी, यूएसबी आपके कंप्यूटर में भी है, माइक्रो यूएसबी आपके मोबाइल फोन के अंदर भी है, टाइप सी जो आपका पोर्ट है वो आपके मोबाइल में भी लगता है और टाइप सी पोर्ट आपके लैपटॉप में भी आते हैं, या और मशीनों के अंदर जैसे कॉम पोर्ट है। पुरानी जितनी मशीन है उसमें कॉम पोर्ट होता था, कंप्यूटरों में भी कॉम पोर्ट, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके मशीनें कंप्यूटर के साथ। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फूड, ये सारे आपस में मिलके काम करते हैं। तो इंटरपेनिट्रेशन ऑफ सेक्टर होने के कारण कहीं की चीज कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। जो नट बोल्ट एविएशन में या आपके इसमें जहाजों में यूज होते हैं वो हो सकता है किसी एग्रीकल्चर मशीनरी में भी यूज हो सकते हो। वेल्डिंग की जो रॉड आपके हैरो वेल्ड करने में काम आती है वही आपके लोहे के पार्ट आपके इसमें एविएशन इंडस्ट्री में या आपकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें भी इस्तेमाल होती है। आपके न्यूक्लियर प्लांट के अंदर भी वही नट बोल्ट इस्तेमाल हो सकते हैं या उसी तरीके की वेल्डिंग हो सकती है जो एविएशन में होती है। तो
इसके कारण से भी स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, ताकि ये ना हो कि भाई एक नट अगर एक इंडस्ट्री में लग रहा है, वो दूसरी इंडस्ट्री में कहीं उसका यूज नहीं है, तो वो पड़ा पड़ा ऑब्सोलीट हो जाएगा या सिर्फ एक इंडस्ट्री के काम आ पाएगा। ऐसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड है, वो यूनिफाइड है, तो वो जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके इक्विपमेंट है, चाहे आपके सर्वर हैं, चाहे आपके स्विच